नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला में स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स की। आपने सुना होगा लोगों की गर्दन में दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है, ऐंठ जाती है, दर्द जो है वो बाजू तक जाता है, शोल्डर तक जाता है, उंगलियां नम हो जाती हैं। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स सेंटर में होता है, जिसकी वजह से उनके स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आता है और उनका इम्बैलेंस हो जाता है चलने के टाइम पे, पैरों में नमनेस हो जाती है, कई बार यूरिन और बाउल का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़राब बीमारी है जिसमें कि आदमी सांस ठीक लेता है, सोचता ठीक से है, लेकिन उसके हाथों पैरों की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। हाँ, अगर डिस्क की प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल पे है सर्वाइकल में, तो उसमें सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि एक्सेसरी मसल्स और रेस्पिरेशन जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन वो ज़्यादातर देखा जाता है किसी को जब सर्वाइकल स्पाइन में चोट लगे। लेकिन हम नॉर्मल डिस्क की बात करें तो उसमें ये वाली परेशानी यूजुअली नहीं देखी जाती है। तो जब सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम होती है और ये वाले सिम्टम्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत एक स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए, जो कि हमारे एक्सरे और एमआरआई कराते हैं, और एमआरआई में नज़र आती है हमें वो डिस्क की प्रॉब्लम जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है। अगर वो सेंटर में कंप्रेस कर रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्बैलेंस होगा, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, ब्लैडर बॉल कंट्रोल जाएगा। पर अगर वो एक साइड में डिस्क निकली हुई है तो वो नर्व रूट को दबाएगी, और नर्व रूट के कंप्रेशन से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा, और वो जो पेन है वो हमारे हाथों में, उंगलियों तक, कंधे तक, एल्बो तक आ सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर की उस डिस्क प्रोलैप्स की वजह से गर्दन में मसल्स का स्पैज़म हो जाता है, क्योंकि मसल स्पैज़म जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब ये है कि वो अगर हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो ठीक करने के लिए या उसको वो हिलने ना देने के लिए मसल्स को टाइट कर देगा, मसल को स्पैज़म में ले आएगा, जिससे कि दिक्कत होगी। तो मसल स्पैज़म भी जो है जिसकी वजह से गर्दन का पेन होता है, वो भी एक सर्वाइकल डिस्क की निशानी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। एमआरआई हमने किया, एमआरआई में हमारे को नज़र आ गया कि डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ये आराम से ठीक हो जाएगा, दवाइयों से ही कंट्रोल में आ जाएगा, या हमारे को सर्जरी की ज़रूरत है। अगर डिस्क प्रोलैप्स ज़्यादा है, नर्व कंप्रेशन ज़्यादा है, पेशेंट को दवाइयों से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें सर्जरी प्लान करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो सर्जरी होती है उसको सर्वाइकल माइक्रो डिसेक्टमी कहते हैं, यानी कि दूरबीन द्वारा गर्दन के आगे के हिस्से से अंदर जाके उस डिस्क के पार्ट को निकालना, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट का कंप्रेशन हो रहा है। और इसी का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश किया जाता है, स्पेशल ऑपरेशन थिएटर में स्पेशल ऑपरेशन टेबल पे लेटाया जाता है, उसके ट्रैक्शन लगाया जाता है ताकि उसकी गर्दन सीधी तनी हुई रहे, और फिर यहाँ पर आगे एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में एक छोटा इंसिजन दिया जाता है जो करीब करीब 1 इंच लंबा होता है। अगर हमें 3 या 4 लेवल पे डिस्क की सर्जरी करनी है तो कई बार हमारे को 2 इंच लंबा इंसिजन भी देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये इंसिजन होता है ये कॉस्मेटिकली बहुत ही अच्छा होता है, और कुछ महीनों बाद ये इंसिजन नज़र भी नहीं आता है। तो अब हम दिखाएंगे आपको कि जैसे पेशेंट को टेबल पे लिटाया हमने, उसके बाद हमने उसको ट्रैक्शन लगाया, ट्रैक्शन लगाने के बाद उसके पार्ट की सफाई करी, और उसके बाद हमने वहाँ पर इंसिजन लगाया। इंसिजन लगाने के बाद नीचे मसल्स आती हैं, मसल्स को सेपरेट किया जाता है, और उसके बाद जो ट्रैकिया है, कैरोटिड आर्टरी है, और जो मसल्स हैं वहाँ पर स्ट्रैप मसल्स हैं नेक की, उन सबको सेपरेट किया जाता है। किसी को भी कट नहीं किया जाता, किसी को भी जलाया नहीं जाता। उसको सेपरेट करके हम माइक्रोस्कोप द्वारा अंदर पहुँच के हम हड्डी और डिस्क के आगे वाले पोर्शन को देखते हैं। एक बार हमारे को हड्डी और डिस्क नज़र आ जाती है, वहाँ पर हम नीडल लगा के एक्सरे द्वारा कंफर्म करते हैं कि हम सही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार वो सही लेवल हमारा डिस्टिंग हो जाता है तो फिर हम उसके बाद हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो सर्जरी जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम आपको इस वाले वीडियो में दिखा रहे हैं। एक बार हम गर्दन तक पहुँच गए, हमने डिस्क को आइडेंटिफाई किया, नाइफ से उसको कट करने के बाद हम उसके अंदर जाते हैं, और जो डिस्क है उसके ऊपर और नीचे हड्डी होती है, एंड प्लेट्स होती हैं, उनसे उस डिस्क को सेपरेट करके उसको निकालते हैं। इसके लिए हमें कुछ विशेष औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले नाइफ से उसको कट करते हैं, उसके बाद हम डिस्क फॉर्सेप्स अंदर लेके जाते हैं, डिस्क फॉर्सेप्स से जो डिस्क हमने कट करी है उसको निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेशल क्यूरेट्स होते हैं, सर्वाइकल क्यूरेट्स होते हैं, जिससे कि हम खुरच के डिस्क को साइड में से बाहर निकालते हैं। मोनोपोलर कॉटरी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि सॉफ्ट टिश्यू को वहाँ से सेपरेट किया जा सके। जब हम एक बार डिस्क फॉर्सेप्स से उस डिस्क को निकाल लेते हैं तो हम लास्ट वाले पार्ट में पहुँचते हैं जहाँ पर कि ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, यानी बोन की एबनॉर्मल ओवरग्रोथ
जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ड्यूरामेटर को कंप्रेस कर रही होती है, उसको हम अप कट कैरिसन से या फिर हाई स्पीड ड्रिल के भी काट सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के बाद हम जब वहाँ पर हड्डी का ढांचा हटा देते हैं तो सामने हमें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट दिखता है, जो कि इसके अंदर ड्यूरामेटर होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। फिर अप कट वाले कैरिसन रॉन्जर से हम उस पोर्शन को निकालते हैं। जब उस पोर्शन को हम निकालते हैं तो थोड़ी बहुत वीनस ब्लीडिंग आसपास से हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जेल फॉर्म, बाइपोलर कॉर्डरी जैसे आधुनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं। वो करने के बाद हम जब दिख जाता है कि ड्यूरामेटर सामने दिख रहा है, हमारे को सारा लिगामेंट वहाँ से हट गया है, तो उसके बाद हम वहाँ पर अपनी सर्जरी को कंप्लीट करते हैं और जो भी नर्व और ड्यूरामेटर है उस पर जो दबाव है उसको हम कंफर्म करते हैं कि वो हट गया है। उसको हटने के बाद जो इतनी स्पेस बची हुई है, जिससे कि 6 से 8 मिलीमीटर के बीच की जो स्पेस होती है, उसको कवर अप करना जरूरी होता है, नहीं तो पोस्ट ऑपरेटिवली वो स्पेस धीरे धीरे दब जाएगी और हमारे को काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो जाएगी और गर्दन ऐसे मुड़ जाएगी। तो उस केस में हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट का यूज़ करते हैं। जैसे इस केस में हमने टाइटेनियम केज यूज़ किया है। पहले उसका हम मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद टाइटेनियम ग्राफ्ट में हम हड्डी भर के या बोन ग्राफ्ट भर के उसको वहाँ पर स्पेशल औजारों द्वारा फिक्स कर देते हैं। उसको फिक्स करने के बाद उसको उसी जगह पे रोकने के लिए कई बार हम लोग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारे पास दूसरी टेक्निक्स होती हैं, स्क्रू लगा देते हैं उसके थ्रू ही, जिससे कि वो वहीं पर रुकी रहे। और कुछ सर्जन जो है वहाँ कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि एक सिंगल लेवल पर अगर आपने केज लगाया तो यूजली उसके हिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हम या तो प्लेट लगा दें या स्क्रू से उसको फिक्स कर दें, ताकि पेशेंट को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हम किस तरह उसमें प्लेट में स्क्रूज फिक्स कर रहे हैं, हाई स्पीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर हम पेज को कस देते हैं। और एक बार हम इस पेज को कस देते हैं, प्लेट को लगा देते हैं, ये परमानेंटली वहीं रहती है। पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व पे जो कंप्रेशन है वो परमानेंटली हट जाता है, स्पेसर लग जाता है वहाँ पर और उसको प्लेट से या स्क्रूज द्वारा उसको फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह की सर्जरी बहुत ही रिवॉर्डिंग होती है। जिस पेशेंट को सिवियर पेन हो रहा है, नर्व रूट कंप्रेस हो रही है, उसको इमीडिएट रिलीफ मिलता है, पेशेंट का दर्द छू मंतर की तरह गायब हो जाता है। हाँ, जिन पेशेंट्स के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो चुकी है या स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन है, उन पेशेंट्स को रिकवर करने में 2 से 3 महीने या कई बार 1 साल भी लग जाता है। इसके बाद पेशेंट को कम से कम 1 साल तक कॉलर पहन के रहना होता है। जो स्कार है वो 2-3 महीने में बहुत ही हल्का पड़ जाता है और हार्डली विजिबल होता है। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार बनने की टेंडेंसी होती है, तो उस केस में स्कार आगे चल के भी विजिबल रह सकता है। पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स 1 या 2 फॉलोअप के बाद वापस नहीं आते, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके होते हैं, पेन फ्री हो चुके होते हैं और सिम्टम फ्री हो चुके होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सर्वाइकल प्रोलैप्स अगर आपको है, आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपका MRI और एक्सरे कराएंगे। उसके बाद अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे। आप चाहे तो सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन इस सर्जरी को अवॉइड नहीं करिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर उसकी रिकवरी जो है वो इरिवर्सिबल हो जाती है, उसकी रिकवरी नहीं होती है। और ये सर्जरी बहुत ही रिवॉर्डिंग है। एक बार आपकी ये सर्जरी हो जाती है तो 99% चांस है कि आपको सर्जन के पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 1-2% पेशेंट वैसे भी होते हैं जिनको एक लेवल पे प्रॉब्लम है, कुछ सालों बाद दूसरे लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको उस लेवल की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक पेशेंट्स होते हैं इनको पहली बार में ही 2 या 3 या 4 लेवल पे भी प्रॉब्लम है, तो उनको 3-4 लेवल पे भी डिस्क की सर्जरी करी जा सकती है। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके स्पाइनल कॉर्ड में दबाव हड्डी के पीछे भी होता है, जिसको कि ओपिसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट नाम की बीमारी से जाना जाता है। उस केस में सर्जरी आगे से कई बार पॉसिबल नहीं होती, तो हमें पीछे से सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो इस तरह की सर्वाइकल डिस्क की सर्जरी जो है बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है, और अगर आपको ज़रूरत है आप बेफिक्र होकर कराएं, पर एक ऐसे सेंटर में कराएं जहां पर कि अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप और एक सीनियर स्पाइन सर्जन अवेलेबल है, क्योंकि अगर सर्जरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।